राजा मंत्री और सत्ता तक बदल जाती है, राजा मंत्री और सत्ता तक बदल जाती है जब कलम सच के पथ पर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र जेटली, बिजनेस एडिटर विशाल खबर। और आज मेरे सामने बैठे हुए श्री केशव तिवारी जी जो यहाँ के संपादक हैं। और आज बहुत अच्छा दिन है, आज मेरे केशव भाई का जन्मदिन है। और सबसे पहले इनके जन्मदिन की 52वीं वर्षगांठ पूरी करने पर मैं ये पुष्पांजलि देकर केशव जी का इस स्टूडियो में आज स्वागत करता हूं। केशव जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद जेटली जी। यूं तो इस मंच पर बैठकर आपने कई लोगों के साथ साक्षात्कार लिए होंगे, इंटरव्यू लिए होंगे जी। और आज आपका इंटरव्यू लेने का ये पहला अवसर है और ये अवसर मुझे मिला, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित मैं शायद अपने जीवन का पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू या तो लोगों ने लिया नहीं, क्यों नहीं लिया मुझे नहीं मालूम, या लोगों ने ये साहस नहीं जुटाया कि यार इसका इंटरव्यू लें, पता नहीं क्या किस तरीके का जवाब करेगा, सवाल का जवाब कैसा देगा। तो किसी ने मैंने कहा कई बार लोगों ने कि आपका इंटरव्यू करना है, लेकिन फिर वो इंटरव्यू किया नहीं किसी ने आज तक। और ये अदम्य साहस का परिचय शायद आज मैंने ही दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप इस दुनिया के वो पहले शख्स हैं, दुनिया के वो पहले व्यक्ति हैं जो आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, विध्वंसक पत्रकार के तौर पर जाने वाले, युवा पत्रकारों के प्रेरणा स्रोत और शब्दों से एक इंद्रजाल रचने वाले मूर्धन्य पत्रकार, सतना के मूर्धन्य पत्रकार, इस देश के मूर्धन्य पत्रकार केशव तिवारी जी का हमारे विशाल खबर के चैनल में स्वागत है। और आज केशव जी से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां हम लोग इकट्ठी करेंगे और इसी में शुरू करेंगे कि केशव जी, आपका जन्म तो हुआ हमें पता है आज से ठीक 52 वर्ष पूर्व आज के दिन ही जी। पर आपका जन्म कहाँ हुआ, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सच्चाई ये है कि जब किसी का जन्म होता है तो किसी बालक को मालूम नहीं होता कि उसका जन्म कहाँ हुआ लेकिन जो उसके माँ बाप बताते हैं कि तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ। तो मेरा जन्म जो है, मेरे पिताजी जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे, पोस्ट मास्टर थे जी। तो मेरा जन्म जो है वो रीवा में हुआ जी। और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र सतना जिले के कोठी में हो गया। कोठी। तो फिर जो मेरा बचपन था, मतलब स्कूल के पहले की जो चीज़ थी, माने जिसको कहते हैं कि जो KG1 KG2 जो था मेरा, वो कोठी में हुआ। केशव जी, आप पत्रकारिता में कैसे आए? देखिए, मैं शुरू से, मतलब जिसको कहते हैं कि स्कूल में, जिसको आप कल्चरल प्रोग्राम कह सकते हैं, अंताक्षरी, वाद विवाद, भाषण और नाटक, मैंने इस तरीके के जितने भी स्कूल में प्रोग्राम होते थे उसमें मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। और स्कूल में अगर पुरस्कार जब बंटते थे तो जब पुरस्कारों की सूची बनाई जाती थी कि सर्वाधिक पुरस्कार किसने लिए, तो उसमें मेरा नाम। क्या बात है। तो वह सर्वाधिक पुरस्कार चाहे स्कूल का रहा हो चाहे मैंने अगर वहाँ अगर प्रोग्राम होते हैं तो वो मैं लेता था। तो लिखने पढ़ने की रुचि थी। 1985 में मेरा पहला आर्टिकल साप्ताहिक हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान की एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी जी। मैंने वो दौर था, उस समय बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, ऐसी तमाम पत्रिकाएं। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक टास्क आया कि नहीं भूलेगा वह इम्तहान। तो हमने भी लिख के भेजा और उस इम्तहान का जो मज़मून था वो ये था कि अंग्रेजी और मैथ वैसे भी उस ज़माने में बहुत टफ सब्जेक्ट माने जाते थे लोगों के लिए। तो हमारे एक मित्र थे, तो वो अंग्रेजी उनको बहुत टफ था। अच्छा, जो वार्षिक परीक्षा होती थी उसमें अंग्रेजी का निबंध आता था, तो उसमें अवर प्राइम मिनिस्टर करीब करीब आता ही था, एक दौर था उसमें, मेरा प्रधानमंत्री। हाँ जी। तो मेरा प्रधानमंत्री में उनने इंदिरा गांधी का लेख रट लिया। अच्छा। अब उनके साथ हुआ क्या कि सरकार बदल गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब जब सरकार बदल गई तो वहाँ मोरारजी देसाई हो गए प्रधानमंत्री। तो उनने मुझसे पूछा कि यार ऐसी ऐसी विसंगति हुई है तो क्या करना चाहिए मुझे। तो मैंने कहा उसमें क्या टेंशन लेना यार, जहाँ जहाँ इंदिरा गांधी है वहाँ वहाँ मोरारजी देसाई कर दो। तो उनने रटा था कि इंदिरा गांधी
इज डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो जब हमने उनको बताया कि जहाँ जहाँ इंदिरा गांधी लिखा है वहाँ मोरारजी कर दो, तो उन्होंने लिखा कि मोरारजी देसाई इज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो वो पूरा सिस्टम जो था वो वहाँ से जो चला, और जहाँ जहाँ इंदिरा जी था वहाँ वहाँ उन्होंने मोरारजी कर दिया। तो जब उनकी कॉपी जांची गई तो वो बड़ी हवा में लहराई कि ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो केशव जी, तो आपने वहाँ से दौर शुरू हुआ, और उस दौर में मैंने उस ज़माने में साप्ताहिक हिंदुस्तान ने मुझको 48 रुपये का चेक भेजा। 4800 रुपये का? 48 रुपये का मात्र। अच्छा, 48 रुपये का मात्र? 85 का दौर था वो, 1985 के उस दौर समय की। मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बैंक भी कम होते थे, खाता खुलवाना भी बैंक में टेढ़ा काम होता था। हमारे परिचित थे शशिधर मिश्रा जी, नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनके माध्यम से मेरा खाता खुला। और फिर उस खाते का उपयोग ये हुआ कि फिर युगवाणी आकाशवाणी में प्रोग्राम देने लगे, या इस तरीके के जो भी पैसे लिखने पढ़ने से आते थे। आपने आकाशवाणी में भी अपनी सेवाएं दी हैं? आकाशवाणी में सेवाएं नहीं, उसमें क्या होता था कि या तो आप लोकल में रहते तो आपको एड हॉक अनाउंसर बनाया जा सकता था, लेकिन अगर आप बाहर के हैं तो 3 महीने में एक बार मौका मिलता था एज अ गेस्ट विजिटर। हाँ, तो मैंने युगवाणी में हमने काम, मैंने युगवाणी में युवाओं के लिए वार्ता लिखी। फिर हिंदी टॉक में कुछ दिन गए हम, तो वहाँ से जो पैसे रुपए मिलते थे वो। सतना में आपने बहुत सारे समाचार पत्रों में मेरे ख्याल से सेवाएं दी जी। प्रमुख तौर से किन किन समाचार पत्रों में आपने सेवाएं दी? देखिए, सन 1989 में मैं चला गया दुर्ग, अमर किरण अखबार से। मैंने एक दैनिक अखबार में काम करने की प्रक्रिया मेरी शुरू हुई। वहाँ संपादक हमारे हुआ करते थे राजनारायण मिश्र, और उन्हीं से काफ़ी कुछ सीखा समझा। 1989 में ही फिर वहाँ से काम धाम करते हुए मैं आया यहाँ। तो ये जो दैनिक भास्कर आज सतना से प्रकाशित हो रहा है जी, वो दैनिक भास्कर उस समय जबलपुर से निकलता था, उसका मैंने काम संभाला और मैं उसका जिला संवाददाता रहा यहाँ। जब अर्जुन सिंह चुनाव लड़े तो ये हुआ कि भाई विज्ञापन चाहिए, तो सबने विज्ञापन दिया, तो हमने भी विज्ञापन हमने लिया और भेजा। तो दैनिक भास्कर ने कहा कि आपको इस राजनीतिक विज्ञापन का एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। जी, भरोसा नहीं कब राजनीतिक के लोग पेमेंट ना दें। ठीक है। तो हमने कहा कि देखिए साहब, आप एक चीज़ बताइए, मैं तो एक बहुत छोटा सा संवाददाता हूँ, तो जब आप इतना बड़ा अखबार निकाल करके उनसे पैसा वसूलने की हैसियत नहीं रखते, तो मेरी तो हैसियत है नहीं। तो आपको छापना हो तो छापिए, नहीं छापना हो तो नहीं। पैसा तो वो बाद में ही देंगे। और इसी बात पे कुछ वाद विवाद हो गया और फिर हमने दैनिक भास्कर छोड़। फिर दैनिक भास्कर के बाद आप कहाँ गए? फिर हम स्वदेश गए, यहाँ से स्वदेश शुरू हुआ। नव स्वदेश। नव स्वदेश जी। तो नव स्वदेश का मैं फाउंडर व्यक्ति था। और जो पहला तो हम सिटी पेज, माने जो नगर का काम होता था जी, तो वहाँ हम शहर समाचार 93 में वो शुरू हुआ और 2.5-3 साल हमने वहाँ काम किया। उसके बाद फिर उसके बाद हमने एक जन संदेश में भी आप नहीं, उसके बाद हमने सायंकालीन एक उद्घोष वार्ता निकाला संजय शाह के साथ मिल करके, और फिर कुछ चीज़ें इधर उधर हुई। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि पत्रकारिता में आप नमस्कार प्रणाम तो बहुत हासिल कर सकते हैं जी जी, लेकिन अगर रात को बच्चा दूध के लिए रोएगा तो पत्रकारिता में बच्चे को जितने दूध की ज़रूरत है उतना दूध आप पत्रकारिता के माध्यम से नहीं पिला सकते, अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो। और उसके बाद मैंने ये तय किया कि मैं अब पत्रकारिता में तब वापस जाऊंगा सब मेरी अपनी एक वर्थ होगी, मतलब 25-50 लाख एकाध बने जी जी, कि कम से कम हम अपने घर के खर्चों से जब निश्चिंत रहेंगे तब हाँ, हमारे पत्रकारिता घर करें। परिवार के लोगों को अच्छे से पाल सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, इस तरीके की जब हैसियत बना लूंगा तो मैं फिर पत्रकारिता मतलब पत्रकारिता की आय से परिवार के पोषण का जब लेना देना ना रहे तो मैं फिर मैंने बहुत सारे काम किए। मैं एयरटेल के लिए काम किया, मैंने ICICI बैंक के लिए काम किया, और मतलब आप ये समझिए कि 96 से लेकर और 2006 तक मैंने
विभिन्न क्षेत्रों में काम करके। तो क्या वजह रही? ऐसा कहा भी जाता है कि आप थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं और कहीं ज़्यादा दिन तक टिके नहीं। झगड़ालू तो नहीं कहा जा सकता। अब अगर अपने स्वाभिमान के बचाव में, अपने आत्मसम्मान के बचाव में आप किसी भी व्यक्ति, देखिए क्या था कि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति कभी नहीं रही कि 2 वक्त की रोटी की तकलीफ रही हो। जी जी। तो जब अखबार में मालिकानों का दबाव या संपादक का दबाव या सीनियर का कोई दबाव पड़ता है, तो अगर आपके सामने पारिवारिक समस्या है, 2 वक्त के रोटी की समस्या है, तो आप झुकेंगे, टूटेंगे और आप फिर वो सारे समझौते करेंगे जो आपके स्वाभिमान के विरुद्ध हैं। मेरे सामने ऐसी कभी कोई समस्या नहीं रही कि 2 वक्त की रोटी का संकट रहा हो जी। तो मैंने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। मैंने वही किया जो समाज के हित में था, मैंने वही किया जो देश के हित में था, और मैंने वही किया जो हमारे हित में था। लेकिन मैंने किसी की नाजायज मांगों के सामने कभी मैं झुका नहीं, कभी मैंने समझौता नहीं किया। केशव जी, याद है जब मेरी आपकी अभी उसके बाद फिर जब मैं 2006 के बाद मैं फिर सक्रिय हुआ पत्रकारिता में। 2006 के बाद? हाँ। एक लंबे अंतराल के बाद। 10 साल बाद, मैंने ये कह लीजिए कि 7-8 साल बाद लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति रही, लिखता पढ़ता रहा बाहर की, लेकिन लोकल किसी अखबार या पत्रिका के लिए मैंने काम नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने दैनिक जागरण, रीवा से निकलता है, उसका यहाँ ब्यूरो जी बना, जी, और उसको काफ़ी कुछ ऊंचाइयों तक लेके गए। हमला भी हुआ मेरे ऊपर, लेकिन हमला करने 10 लोग आए थे, हमला नहीं कर पाए। 5 मिनट में हमने भी अपनी टीम बुला ली। फिर वो चूंकि सत्तारूढ़ दल के हमलावर थे, अच्छा, हाँ, उनकी अपनी ताकतें अलग लगी हुई थी, हमारी ताकत अलग लगी हुई थी। तो हम लोग पत्रकारों के साथ गए, मिले। एसपी उस समय हरि सिंह यादव थे, सारिका पांडे टीआई थी सिविल लाइन। मुकदमा दर्ज हुआ उन 8-10 लोगों के खिलाफ। राजनीतिक रसूख होने के बावजूद भी वो अपराधी जो हमला करने आए थे, जो हमारे कार्यालय में हमें मारने के लिए आए थे, मार नहीं पाए, तो कार्यालय में घुसने का और तोड़ फोड़ करने का, इस तरीके का तमाम मुकदमा उनके ऊपर पंजीबद्ध हुआ, और रात भर वो थाने में बैठे रहे, उनको ज़मानत सवेरे ही मिली। तो ये मेरी पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता थी, सत्य के प्रति निष्ठा थी। तो मुझे, मैंने, हो सकता था वो 10 लोग मारने आए थे, मार के ही मार डालते, लेकिन ईश्वर ने बचाया। केशव जी, आपको याद है आज से करीब 7-8 साल पहले जब मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई थी? नहीं, अभी आपकी एक चीज़, जैसे जो हमारे किस अखबार में, तो दैनिक जागरण में मैंने काम किया जी। दैनिक जागरण में जब मैंने काम किया तो एक मदर्स डे आता है। मदर्स डे, जी। तो मेरी आदत है कि पत्रकारिता में भी मैं कोई भी चीज़ को अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने मदर्स डे पे 2 अच्छे पुत्र और 2 गंदे पुत्र, अच्छा, कि जो संपन्न होने के बाद भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, और 2 ऐसे पुत्र जो बहुत सेवा कर रहे हैं। तो मैंने एक स्टोरी छापी उसमें, 2 अच्छे पुत्र और 2 गंदे पुत्र की तुलना करके। तो उसका जो वो इंट्रो था वो बड़ा मार्मिक था, और बड़ा, माने जिसको कहते ना थे कि आपको दिल और दिमाग दोनों को टच करे, हृदय स्पर्शी। तो मैंने लिखा कि इस दुनिया की हर महिला ये चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, ठीक बात, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार बनने से रोक देती है। वाह वाह। और ये बात बहुत चर्चित हुई, और जिन लोगों के बारे में मैंने लिखा था उसमें बहुत संपन्न लोग थे, और उनके माताजी के लिए टिफिन जाता था। तो मैंने कहा कि ऐसा बालक होने का क्या मतलब कि अगर तुम अपने माँ को 2 वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं करा, ऐसी संपन्नता किस काम की, ऐसी तमाम चीज़ें। तो वो आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल के बाद चर्चा में मैं था ही, किसी भी अखबार में जाता हूँ तो अखबार चर्चा में आ जाता है, और मैं चर्चा में रहता ही हूँ। उसके बाद मुझे सतना के स्टार समाचार से बुलाया गया जी। वहाँ भी मैं सिटी चीफ, माने शहर संपादक बन के गया। उस समय हमारे संपादक जयराम शुक्ला जी थे, तो वहाँ भी मैंने काम किया, और वहाँ भी कुछ काम किया। वहाँ भी एक मेरा कॉलम मैं लिखा करता था, हार्ट टॉक। तो वहाँ पर मेरा जो साक्षात्कार, जो इंटरव्यू होता था, उसका नाम था हार्ट टॉक। तो उसमें जिन भी नेताओं से मैंने इंटरव्यू लिए, तो वो इंटरव्यू इतने पठनीय होते थे कि
करीब करीब नेता सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। अच्छा। और वो चीज़ें जब उसमें आती थी तो बहुत सारे नेता तो अपना मोबाइल बंद कर लेते थे कि यार इससे साक्षात्कार नहीं करना, दूसरी सिम चालू करा लेते थे कि यार इस आदमी झंझट से पाला न पड़े। और तो लेकिन वो इंटरव्यू ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि वो यही कारण था कि इतने तीखे सवाल होते थे तो नेता फंस जाते थे, और फिर नेता इस बात का दबाव डालने की कोशिश करते थे कि ये इंटरव्यू न छपे। जी जी। फिर स्टार समाचार के बाद मैंने उसी समय मेरी माताजी का निधन हुआ। उसके बाद मैं मारुति एक्सप्रेस चला गया, सायंकालीन अखबार, वहाँ संपादक रहा। फिर मारुति एक्सप्रेस से मैं जनसंदेश गया, वहाँ शहर संपादक रहा। फिर जनसंदेश के बाद मैं भोपाल चला गया। तो भोपाल में एक पत्रिका थी ब्यूरोक्रेट वर्ल्ड, वो आईएएस और आईपीएस पे ही काम करती थी। तो वहाँ भी मैं कार्यकारी संपादक रहा भोपाल में। वहाँ कोरोना लग गया, बहुत खास कुछ कर नहीं पाया वहाँ, लेकिन जो कुछ भी 2-4 महीने काम किया तो उसको भी मैंने, उसके संपादक जो थे सोमदत्त शास्त्री जी, वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो बड़ा मुझे स्नेह देते थे, भाई जैसा। और उनकी तैयारी थी कि अब इस पूरी पत्रिका को आप ही चलाओगे आगे चल के, ठीक है, ईश्वर को जो। फिर उसके बाद फिर मुझे सतना बुला लिया गया, ये विशाल खबर शुरू हुआ। मुझे मैंने टाइटल आया, इसके जो मालिकान थे उनने हमें फ़ोन किया कि आपको आना है। बताया भी नहीं कि अखबार निकालना है, जब यहाँ आए तो बताया कि अखबार निकालना है। तो वो तो कह रहे थे दैनिक अखबार निकालना है। मैंने कहा दैनिक अखबार में घाटा बहुत आता है, तो साप्ताहिक अखबार, और यही यूट्यूब चैनल शुरू किया और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इस 52 वर्ष पूर्ण होने पे, और अभी विशाल खबर को शुरू हुए 15 महीने हुआ है जी। उस 15 महीने में एक भी फर्जी इसमें सब्सक्राइबर नहीं है। 3000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने सुना है अब तो आपके सब्सक्राइबर में कुछ अमेरिकन डॉलर्स भी आने लगे हैं। हाँ, हमारा चैनल, लोकप्रियता इतनी बढ़ती है, चैनल मोनेटाइज हो गया है और पैसे भी आने लगे हैं। वाह। मैंने अकाउंट नंबर मांगा है यूट्यूब ने, और 1-2 दिन के अंदर। तो आप देश के लिए यूट्यूब के माध्यम से विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई। और 2 लाख तकरीबन हमारे व्यूवर्स हैं आज की तारीख में। हमको 2 लाख लोगों ने अब तक 15 महीने में देखा। वाह वाह। तो ये पाठकों का और दर्शकों का स्नेह है जो मुझे, और मैं ये मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो मायने नहीं रखता, या मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है कि पाठक अगर अच्छा है, श्रोता अगर अच्छा है, तो मैं ये मानता हूँ कि हमसे ज़्यादा महान वो श्रोता है, हमसे ज़्यादा महान वो पाठक है जो अच्छा पढ़ना चाहता है जी, सच पढ़ना चाहता है, सच सुनना चाहता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके लिए जितना अच्छा कर सकूँ उतना करता हूँ। बहुत सुंदर। केशव जी, आपको याद होगा जब आज से 6-7 साल पहले, करीब 8 साल पहले मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, और आपने मुझे एक अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया था। दिखाया नहीं था, दिया था। ये मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं आज वही विजिटिंग कार्ड आज आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये विजिटिंग कार्ड है, आप देखें, और इस विजिटिंग कार्ड में एक कलम है जिस पे कोबरा लपटा हुआ है। तो क्या ये संदेश है, कलम के ऊपर कोबरा लपटा हुआ ऐसा विजिटिंग कार्ड 7 साल से मेरी जहन में आज तक अटका है कि इस विजिटिंग कार्ड के मायने क्या हैं? देखिए, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है जेटली जी कि काम तो दुनिया में हर आदमी करता है जी, लेकिन अगर आपके काम करने का अंदाज अलग नहीं हो, आपके ख्यालात अलग नहीं हो, आपकी सोच थोड़ी अलग नहीं। विजिटिंग कार्ड आपने हिंदुस्तान के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों विजिटिंग कार्ड आपके हाथों से, निगाहों से गुजरे होंगे, लेकिन वो विजिटिंग कार्ड सिर्फ आपके हाथ की बात नहीं करता हूँ। मैंने जिस भी व्यक्ति के हाथ में वो विजिटिंग कार्ड दिया जी, तो या तो उसके दिल दिमाग में मेरे बारे में अच्छे ख्याल आए या बुरे आए, लेकिन आए जी, और उसने उस विजिटिंग कार्ड को अपने ज़हन में सजो कर रखा। अच्छा, मेरे से जब लोग मिलते हैं तो लोग कहते हैं सर आप बड़ा आक्रामक लिखते हैं, जहर लिखते हैं, आग उगलते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया यार कि जब मैं जहर ही उगलता हूँ तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा विजिटिंग कार्ड बनाऊं जिस कलम में माने कोबरा ऐसे हो और उस कलम की जो निब है और जो जीभ है वो दोनों में एक सामंजस्य बैठे और ऐसा लगे कि इस कलम, ये माने ये केशव तिवारी की कलम है और इस कलम से जहर और सत्य और एक ऐसी बात सामने आती है लोगों के बीच में
जो लोगों को पढ़ने में भी अच्छी लगती है और दिमाग में भी। और मैं ये मानता हूँ कि जिसने भी मुझे पढ़ा है या तो उसने मुझे दिल में रखा है या तो उसने मुझे दिमाग में रखा है या फिर लाल डायरी में रखा है। हाँ, मैंने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, या तो मुझे देखिए, मुझे लगता है कि मेरे लेखन में मुझे गालियाँ ज़्यादा मिली होंगी, प्रशंसा कम। जिस किस्म की शैली और जिस किस्म के कंटेंट आपके समाचार पत्र में या यूट्यूब के चैनल में होते हैं, विशाल खबर में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं तो अब यहाँ का बिजनेस एडिटर हूँ तो अब देखता ही देखता हूँ जी। तो कोई भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है कि इस आदमी को धमकियाँ तो बहुत आती होंगी। तो ऐसा नहीं कभी आपको धमकियाँ मिलती हों, कभी आप पे हमले होते, अभी जैसा आपने बताया, देखिए धमकी, तो डर नहीं लगता आपको? धमकियाँ तो मुझे लगता है कि धमकियाँ अपना बिछौना बन चुकी हैं। अब ये लगता है कि अगर आप धमकी नहीं आई तो फिर तो लगता है आज बिस्तर में सो रहा हूँ या नहीं सो रहा हूँ। मतलब धमकी को आप लाइक जैसा लेते हैं? वो मैंने जब इस पत्रकारिता में आया तो मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी था, तो मैंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी और उसको अपने जीवन और चरित्र में उतार लिया। जी। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी 4 पंक्तियों में ये कहा था कि यमराज नहीं 100 बार कंठ धरता है, यमराज नहीं 100 बार कंठ धरता है। वाह वाह। जो मरता है बस एक बार मरता है। वाह वाह। तो मरण के सर पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत यमराज जो है ना, हर आदमी जिंदगी में जो भी आया है उसको एक ही बार मरना है, रोज रोज कोई नहीं मरता। तो जिस दिन मरना है उस दिन शान से मर जाएंगे। लेकिन लोगों के बीच में एक मैसेज मरने, देखिए आदमी नहीं कहता कुत्तों की मौत मरा जी। तो मुझे लगता है कि हम समाज के लिए लिख रहे हैं, सच उजागर करने की कोशिश करते हैं, जो बात जनता के बीच में नहीं होती उसको ले जाने का प्रयास करते हैं। और अगर उस सच को उजागर करते हुए कभी मानिए ऐसी कोई दुर्घटना मेरे साथ होती है तो हम तो ये मानेंगे कि हम अमर हो जाएंगे। मर के भी हम माने क्या होता है कि आदमी कहता है ना कि जिंदा रहे तो भी हमने नाम किया और मर भी गए तो भी नाम के साथ जाएंगे कि यार फला आदमी ऐसे गया। आपके जज्बे को सलाम है केशव जी। एक चीज़ पूछूंगा, क्योंकि आप पत्रकारिता जगत से ही आते हैं जी। तो आज जो पत्रकारिता का स्तर है, आप देखते हो कि लिफाफे देके खबरें छप जाती हैं और लिफाफे देके खबरें रुक जाती हैं, तो कुछ कहेंगे इस पे जो आज पत्रकारिता का स्तर है समाज में? देखिए पहले खबरें छपती थी फिर लोग पढ़ते थे जी। अब लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर छपती हैं। अच्छा। पहले मैंने क्या है, लोगों को मालूम होता है। देखिए पहले का जो स्तर था वो ये था कि पहले संपादक तय करता था कि ये समाचार कहाँ छपेगा कहाँ नहीं छपेगा। अब जनरल मैनेजर तय करता है कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, या मालिक तय करता है। और अब आज की तारीख में एवरेज 90% जो अखबार है वो अपने व्यावसायिक संस्थानों का, व्यावसायिकता का, अपने धंधों के बचाव के लिए, माने समाज के मुद्दों से, समाज की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और आप अभी आप देखिए ना कि किसी अखबार में समाज वाली कोई चीज़ तो आती ही नहीं। अब आप एक चीज़ बताइए, हम सवेरे अखबार उठाते हैं, क्या चलन है? 3 मरे 2 घायल। सवेरे सवेरे हमने मरे हुए लोगों का मुंह देख लिया। ठीक बात है। आदमी कहता ना यार सवेरे सवेरे अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। हम अखबार उठाते हैं, देखा 3 मरे 2 घायल। शुरुआत ही लाशों के ढेर से होती है। माने हम पहले हुई मरे हुए आदमी के माने लाश देख करके, तो ये कल्चर जो है वो कोई कल्चर माने ये मैं इस तरीके की मतलब पीड़ा। और देखिए आज आप कहीं भी चले जाइए, एक पंचायत में चले जाइए, एक पंचायत में सरपंच सचिव भ्रष्टाचार कर रहा है, झोला छाप डॉक्टर जो है वो बैठा हुआ है, ज़बरदस्ती लोगों को दवाई दिए पड़ा है, मार रहा है, आंगनवाड़ी टाइम से खुलती नहीं, आंगनवाड़ी में जो पोषण आहार जाते हैं वहाँ भ्रष्टाचार है, स्कूल है वहाँ मास्टर आते नहीं, आते हैं तो टाइम से नहीं आते, आ भी गए तो पढ़ाते नहीं हैं, मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार है, पटवारी पोस्टिंग है वो कभी वहाँ नहीं जाता, ग्राम सेवक की पोस्टिंग है वो नहीं जाता, तो इस राशन की दुकानें हैं वो गल्ला नहीं बांटते। तो माने भ्रष्टाचार और माने हर पंचायत पे पसरा पड़ा है, कहाँ कहाँ कोई कुछ देख रहा है। तो चीज़ें ये होती हैं कि हर आदमी एक दूसरे को मैनेज करने में लगा हुआ है। क्योंकि आप समाज की कुरीतियों को उजागर करते हैं और इन उजागर करने के दौरान हम निश्चित तौर पे पुलिस पे भी लिखते हैं, प्रशासन पे भी लिखते हैं, तो कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से आपकी कोई तीखी तल्ख बातचीत हुई? एक बार यहाँ मैं जब स्वदेश में था जी, तो यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे सुधीर रंजन मोहंती जी, SR मोहंती। तो मेरे संपादक हुआ करते थे शिव बरुआ। तो पहली चीज़
तो वो उनने कलेक्टर को विदाई दी, अच्छा, विदाई समारोह किया। अब उनने क्यों किया ये उनका विषय था, लेकिन एक अखबार को किसी कलेक्टर की विदाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना था। तो मैं इस बात को लेकर के फिर भी, चूंकि अब संपादक थे, उनका आदेश निर्देश था, तो सारे लोग बैठे। उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए हुए थे, तो कुछ नेता तो नहीं बचे। उस समय रामदास मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो भी थे उस। जी जी। तो सबका परिचय हुआ कि ये फलाने जी हैं, ये हैं, ये सबका परिचय सुधीर रंजन मोहंती को दे दिया गया। वो पहले, इसके पहले, स्वदेश के पहले एक साप्ताहिक अखबार में भी लिखा करता था, तो मैंने मोहंती जी के खिलाफ काफ़ी कुछ सब खबरें मैंने लिखी थी। सबका परिचय जब खत्म हो गया तो मोहंती जी ने हमारी तरफ देखा, तिवारी जी इसके पहले आप और किस अखबार में थे? क्योंकि मैंने कहा आप मेरे हेड मास्टर नहीं हो कि आप मुझसे ये सवाल करो, और मैं इतने अखबारों में था कि मैं कहाँ तक गिनाऊँ आपको कि मैं किन किन अखबारों में था। ठीक बातचीत आई गई, हो गई, वो अपने विदाई समारोह हो गया। अब हमारे संपादक हम पे, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, एक व्यक्ति आया था और तुमने इस तरीके से उससे बातचीत की। तो इस तरीके के माने हमसे सामने से आकर तो कोई अधिकारी झगड़ा नहीं किया, लेकिन मुझसे कोई अधिकारी प्रसन्न नहीं रहा। अच्छा, आपकी पत्रकारिता में चूंकि आप रोज़ कुछ न कुछ ऐसी आग उगलने वाली चीज़ें, बवाल वाली चीज़ें लिखते हैं, तो आपने अपने पत्रकारिता में ऐसे कुछ क्षण बताइए जिसमें आपने बड़ी सुर्खियां बटोरी हो, जब आपने बड़ा अप्रिशिएट किया हो, आपके समाचार को क्या बड़ा होता है सराहा कि किया। पहले पत्रकारों, अब तो बहुत माने उथले टाइप के पत्रकार आ गए जिनका कोई अध्ययन नहीं है जी। तो पहले जब पत्रकार वार्ता होती थी तो जो भी पत्रकार वार्ता में जाते थे तो लोग बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे, गिनती के लोग होते थे, तो पत्रकार वार्ता में मज़ा भी आता था। एक बार मैंने सुर्खियां पूरे देश में, माने पूरे देश के मीडिया ने मुझको कवर किया। लाल कृष्ण आडवाणी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक यात्रा लेके निकले जी, और उस सतना से होके वो यात्रा गई, और उस यात्रा के हिसाब से सतना के नेताओं ने भी मैनेजमेंट संभाला। तो उस पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को 500-500 रुपये बांटे गए। तो ये हुआ कि भाई ये 500 रुपये क्यों बांटे गए, ये भी तो भ्रष्टाचार है। तो सारे पत्रकारों ने उस पैसे को रख लिया, रख तो मैंने भी लिया, लेकिन मैंने लोगों को बताया कि 500 रुपये मिला मुझे। और जब लाल कृष्ण आडवाणी सतना आए तो वो बात उन तक भी पहुंची, उन तक भी नहीं पहुंची, क्योंकि उनके साथ पूरा देश का मीडिया चल रहा था। आज तक, स्टार समाचार, उस समय एबीपी न्यूज़ जो था वो स्टार समाचार था, स्टार समाचार, जी न्यूज़ साथ में नहीं था जी। आज तक, स्टार समाचार, इंडिया टीवी और एनडीटीवी। सबसे पहले इंडिया टीवी ने मुझसे बातचीत की। अनुराग उपाध्याय उसके प्रदेश ब्यूरो थे, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ 500 रुपये बटा, तो हमने नोट दिखाई, उन्होंने कहा हाँ यही वाला पैसा मिला था। कह रहे आपने क्यों ले लिया? हमने कहा इसीलिए ले लिया कि बताए कि हम ये वाली नोट थी और लिया। तो वो पहले इंडिया टीवी में चला, जैसे इंडिया टीवी में चला तो उसके बाद फिर कहीं से फ़ोन आया होगा कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो फिर एनडीटीवी में चला। वो एनडीटीवी के सिद्धार्थ दास थे, उनने बातचीत किया मुझसे। फिर सिद्धार्थ दास के बाद फिर ब्रजेश राजपूत थे स्टार समाचार में, उनने मुझसे बातचीत की। और मज़ेदार बात ये है कि उस बातचीत के दौरान मैंने देखा तो जो उनका टेंट वेंट लगा था, जहाँ पूरा कार्यक्रम सर्किट हाउस में चला, तो कटिया फंसा के टेंट भी। तो मैंने तो कहा देखो कि ये इतने ईमानदार लोग हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं, ये चोरी की लाइट से पूरा टेंट इनका चल रहा है। मतलब आपने पैसा भी उनका लिया और पोल भी उनकी खोली? हाँ, पोल भी खोली उनकी। और फिर उसके बाद लास्ट में अशोक सिंघल आज तक का आया था, तो फिर लास्ट में उसने, मैंने अगर आप कैश फॉर कवरेज आज भी गूगल में डालेंगे तो किसी न किसी चैनल में मेरी तस्वीर और मेरी बातचीत आपको उसमें, मतलब वो दिन था जब पूरे इंडिया के चैनलों ने मुझे एक दिन में 4-4, 6-6 बार दिखाया वो न्यूज कि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये यात्रा निकाल रहे हैं, और उन्हीं के दल के नेता जो हैं वो पत्रकारों को कि तुम कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे पत्रकारों को इस बात के लिए पैसे दिए कि अब लाल कृष्ण आडवाणी के सामने तुम भारतीय जनता पार्टी की कोई पोल मत खोल देना, तो 500-500 रुपये बांटे गए। तो एक तो वो अवसर था। मैंने जब दूसरा एक अवसर आया कि यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी, जिसको
जो आज कांग्रेस की नाक में दम करके, या एक ऐसे नेता के रूप में पहचाने कि वो किसी के भी नाक में दम कर देते हैं। ठीक बात। वो आए तो हमको ज़बरदस्ती, हम जाते नहीं थे लेकिन ज़बरदस्ती मुझे ले जाया गया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें आपने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन सकते। तो मैंने पूछा कि उसका बेस क्या है, आप ये बात किस दम पे? तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो पहली चीज़ मेंटली सही नहीं है, दूसरी चीज़ वो गे हैं। तो मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कि तुम जाके देख लो उसके पास। तो यहाँ के पत्रकार बहुत हंसे कि पहली बार केशव तिवारी को किसी ने बड़ा करारा जवाब दिया कि भाई तुम जाके देख लो। तो जब उन लोगों की, पत्रकारों की हंसी खत्म हो गई तो हमने पूछा उनसे कि आप गए थे? आपको कैसे मालूम कि वो गए? फिर वो जब वहाँ से निकले तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप किस अखबार से हैं? मैंने, आप बहुत तीखे सवाल करते हैं और बड़ा। उसके बाद वो रीवा गए थे किसी कार्यक्रम में, और उस पूरे, वो जैसे ही वो समाचार चला उसके बाद युवक कांग्रेस के लोगों ने उनको खदेड़ा। फिर वो सतना से ट्रेन नहीं चढ़ पाए। राजभान सिंह लोगों को पुलिस ने फिर डंडे मारे उनको, माने उनके बचाव में लाठियाँ चली। तो ऐसे अवसर तो मतलब, अब सतना एक हिसाब से छोटी जगह है लेकिन सुर्खियाँ तो मतलब मैं 24 घंटे में एक बार बटोर ही लेता हूँ कि, क्योंकि समाचार को समाचार के तरीके से रखने वाली बात है तो रखता हूँ। अब अभी आप देखिए, एक मनीष शुक्ला हत्याकांड हुआ। मनीष शुक्ला हत्याकांड हुआ, उसमें ये पुलिस कह रही है कि 2 लाख रुपए जो है उसके एचआर हेड ने देने की बात कही। तो भैया एचआर हेड अपनी जेब से तो नहीं दे रहा था ना, जायज बात। सवाल तो यह है कि फिर उस फैक्ट्री का मालिक ही 2 लाख रुपए उसको दे रहा होगा, उसके डायरेक्टर ही 2 लाख रुपए। तो एचआर हेड अगर उसका मुलजिम है तो फिर उस कंपनी का मालिक मुलजिम क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं पैसे तो वही दे रहा था। बात तर्क संगत है आप। लेकिन हो गया, ये व्यवस्थाएं हैं इस देश में, जिसके पास चांदी का जूता है वो प्रभावी है। एक तस्वीर आपके दर्शकों को मैं और दिखाऊंगा, कैमरामैन भी उसको जूम करके दिखाएंगे आपके दर्शकों को। जी, एक तस्वीर है, ये तस्वीर आप पहले आप देख लें। हाँ, इसमें बहुत सारी माला। ये तस्वीर आप देखें, आपके दर्शक देखेंगे, इसमें बड़ी फूल मालाएं, ऐसी फूल मालाएं तो अक्सर मैंने राजनेताओं के सम्मान में देखे। तो ये राजनीति करने आप कहाँ पहुँच गए थे? देखिए, ये जो नेता जो माला पहनते हैं, उस माला को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको स्वार्थ की दुर्गंध आएगी। जी, जो नेता माला पहनता है उसको कोई दिल से माला नहीं पहनाता। कोई पद की लालसा में माला पहनाता है, कोई कुछ काम करवाने की लालसा से माला पहनाता है, माने उसके अंदर कोई ना कोई लालसा होती है। ये जो माला आपने देखी जी, ये बड़ी अपनत्व की माला है। अच्छा, माने ये, इसमें किसी की कोई लालसा नहीं है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। चूँकि पत्रकारिता के अलावा मेरा एक नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेरी आय का एक दूसरा जरिया है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी, तो चूँकि लिखने पढ़ने का शौक़ है तो बोलता भी अच्छा। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ जो मुझे सुनने वाले लोग होते हैं, वो इतनी माला से, मैंने कई बार तो ऐसा हुआ है जेटली जी की माला इतनी पहना देते हैं कि सांस लेने में मुश्किल होती है और फिर लगता है कि भाई ये माला तोड़ो, अब बस करो, इतना मैंने मर जाएंगे। आकंठ मालाएं हाँ, होती हैं। तब ऐसा पूरा आँख कई बार तो माला पहनाने के चक्कर में चश्मे टूट गए। तो ये, और ये कोई मतलब किसी एक ज़िले की बात नहीं है, इस तरीके से 2, 4, 5 राज्यों में मुझे चाहने वाले लोग हैं। और इस तरीके, और चूँकि मैं बहुत प्रचार प्रिय आदमी नहीं हूँ, उस फोटो को शेयर करूँ या उस तरीक़ों को, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की माला जो है, मुझे लगता है कि सैकड़ों हज़ारों बार मैंने पहना। वैसे यूँ तो आज आपका जन्मदिन था, प्रतिदिन ही देखता हूँ, पर आज आपके जन्मदिन पे मैं देखा आपके वेल विशर्स, आपके चाहने वालों की बड़ी शुभकामनाओं का तांता था। और ऐसे शहर में तमाम लोग हैं, वो तो चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनत्व का आसमान लोगों ने मुझे, लोग जो देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हाँ यार, ये आदमी कुछ तो ऐसा कर रहा है जो, नहीं तो आज की दुनिया में कौन किसको हैप्पी बर्थडे करने की फुर्सत किसको पड़ी है और क्यों करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो स्नेह की वर्षा लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि, और ये मेरे संबल बढ़ाने का भी काम करता है, ये मेरा हौसला भी बढ़ाता है कि नहीं, मुझे, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और सही रास्ते पे हूँ।
ये लोगों की विशेष ये बताती हैं कि आपके एक मित्र हैं, सिंधी कैंप में व्यवसायी हैं वो, जी। मिक्की मिरानी नाम है उनका। जी जी वो अक्सर बोलचाल में जब आपका जिक्र, कभी मेरे भी मित्र हैं और आपके वो कॉमन मित्र हैं, जी। तो बोलचाल की भाषा में आपके लिए एक बड़ा मुहावरा अच्छा यूज़ करते हैं कि केशव तिवारी शहर की वो शख्सियत है, ये वो उस 10,000 का नोट है जो शहर में 10 रुपये में चलता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका कहना बिल्कुल सही है। कई बार होता क्या है कि आपको जहाँ होना चाहिए आप वहाँ नहीं हैं, या तो उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि मुझे किसी महानगर में होना चाहिए था, दिल्ली में, भोपाल में। लेकिन बात वही है कि आज के दौर में जो प्राइवेट सेक्टर हैं या राजनीति है या जो भी है, तो मैंने एक चीज़ देखा कि लोग काटने वाले जूते को कभी पसंद नहीं करते। अच्छा। और जो भी इस दुनिया में माने वो है, क्या कहते हैं, पूंजीपति है या संपन्न है या जो भी इस तरीके के कल्चर में, तो क्या करते हैं, वो जूता टाइप का आदमी चाहते हैं कि जब मन पड़े पहन लो, जब मन पड़े फेंक दो, जब मन पड़े उतार दो, जब मन पड़े तो कहीं कोने में रख दो। और मैं चावने वाला जूता, तो मुझे ज़्यादातर लोग बर्दाश्त मैं गलत को गलत कह देता हूँ। वो दुष्यंत का एक शेर था कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। क्या बात है। आपकी बात से मुझे याद आया जो शेर मैं ख़ास तौर से आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि जो देखता हूँ वही लिखने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही लिखने का आदी हूँ, इसलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा वही कहता हूँ, बशीर बद्र का शेर था कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना चाहिए। अपनी आत्मा को, अपनी रूह को मार करके आप अगर जिंदा हैं तो फिर उस जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। केशव जी, आप एक काबिल पत्रकार होने के साथ साथ शैक्षणिक तौर पे LLB भी हैं, एडवोकेट भी हैं जी, और आप एक मोटिवेशनल टीचर भी हैं बहुत अच्छे, क्योंकि जो MLMN के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते, आप बच्चों को उत्साहित करने जाते हैं। मैं हमेशा अलग चीज़ें, मतलब लोग, आज अभी आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं मोटिवेशनल के प्रोग्राम लेने जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आपने का माने कबूतर पढ़ा। अब अगर कोई जिज्ञासु बालक है, उसने पूछा कबूतर माने क्या, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि काम माने कबूतर, कबूतर शांति का द्योतक था, कबूतर हवा में उड़ा दिया जाता था, कबूतर चिट्ठी पहुंचना चाहते थे था, और फिल्मों में गाना गाया गया अटरिया में कबूतर रहे या कबूतर जा जा जा। इसके अलावा क्या कबूतर, क्या ले लेंगे आप कबूतर से? मैंने कहा पूरी ये जो मैकाले हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था देके गए, इतने बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री इस देश में परिवर्तन और शोध और ये सब करते हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा सरकार से लेकर के बकवास कर। मेरा मानना है कि आप पहले ये पढ़ाओ कि कमाने कमाना, का माने कमाना। क्या बात है, ये तो आपने एक मोटिवेशनल स्पीच बैठे बैठे कर दी। कमाने कमाना। तो जब पहली कक्षा से लड़के को आप कमाना बताएंगे तो 10वीं तक जाते जाते कुछ न कुछ कमाने के बारे में सोचना। इसीलिए का के बाद खा आता है, का माने कमाना और खा माने खाना। वो उसको मैंने पूरा सिस्टम बनाया। अच्छा, कि कमाने कमाना, जो अच्छा कमाएगा वो अच्छा खाएगा, कमाने खाना, गमाने गाना या गवाना, जो ना कमाएगा वो गवाएगा। अच्छा खाएगा, आदमी कहता है ना भूखे भजन न हुए गोपाला, तो जब खाएगा नहीं तो गाएगा नहीं। और फिर घमाने घराना। अब घराना को आप देखिए, जब कोई बच्ची की शादी करता है तो पहले सवाल ही पूछता है भाई कोई ऐसा घराना बताओ जो अच्छा हो। घराना का मतलब क्या? तो जो कमा भी रहा हो, तो जो कमाएगा वो अच्छा खाएगा, और जो अच्छा खाएगा वो अच्छा गाएगा, जब खुश रहेगा तो गाएगा। तो जहाँ ये तीनों चीजें होंगी वहीं घराना अच्छा मिलेगा। तो हम पढ़ा क्या रहे हैं लोगों को? F for एप्पल पढ़ाते हैं। अरे आप F for एटीट्यूड पढ़ाइए ना, कि आपका नजरिया क्या है। आज आप हिंदुस्तान में एक सर्वे कर लीजिए, एक गिलास में आधा गिलास पानी डाल लीजिए और पूछिए कि इस गिलास में पानी कितना है, तो शायद 90 से 95% लोग ये बोल देंगे कि आधा गिलास खाली है जी, जबकि आधा गिलास भरा है। तो आप ने जो सिखाया, या हमारे हिंदुस्तान में जो लोग सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स सरकार लिखती है, या आम रास्ता नहीं है। आम रास्ता नहीं है, क्या है? निगेटिव थॉट्स के साथ चल रही है सरकार। आप लिखिए उसमें कि यह रास्ता कुछ विशेष लोगों के लिए है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करिए ना। लेकिन जब सरकार का ही एटीट्यूड नेगेटिव है तो जनता से क्या उम्मीद? तो जनता से आप क्या उम्मीद करोगे? जो चीज ऊपर से नीचे प्रवाहित होगी वो उसी तरीके से जाएगी। अब लेकिन इन चीजों को बदलने के लिए वक्त लगेगा, प्रयास चल रहे हैं।
आपका प्रयास भी सराहनीय है समाज में परिवर्तन है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरा अगला प्रयास जो है उस तरीके के 9th 10th के बच्चों को पकड़ना, उनको पढ़ाना, उनको प्रेरित करना है। और आज बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में मेरे पढ़ाए लिखाए जो है कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 ऐसे कमा रहा है। मैंने लाखों करोड़ों कमा लेने वाले लोग हैं जिनको मैंने प्रेरित किया है। कई लोगों ने तो कंपनियां बना ली हैं जी और चला रहे हैं। केशव जी, आपके मित्रों के बीच में कहा जाता है केशव जी बड़े ही रंगीले मिजाज के व्यक्ति हैं, बड़े ही खुश मिजाज हैं। तो बचपन के दिनों में या जवानी की दहलीज पे कदम रखने में कभी आपका किसी स्त्री से प्रेम प्रसंग हुआ? देखिए, प्रेम तो मैं रोज करता हूँ। अच्छा, प्रसंग कभी नहीं हुआ है आज तक। अच्छा, प्रसंग नहीं हुआ, प्रेम रोज होता है। प्रेम तो मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अच्छा, मैं किसी से नफरत करता ही नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी हूँ। तो मैं किसी भी व्यक्ति में अगर कोई संभावना दिखती है तो मैं उसे प्रेरित करता हूँ, उसे आगे ले जाता हूँ, उसे आगे बढ़ाता हूँ। इस बात से कभी नहीं डरा कि ये मेरा विरोधी हो जाएगा या मेरी ये सीख जाएगा तो मेरा क्या होगा, नहीं। और प्रेम तो मैं जब मोटिवेशन में जाता हूँ तो मेरी एक क्लास होती है, मैंने किसी भी जगह में, तो मैं आई लव यू पे करीब 1.5 से 2 घंटे बोलता हूँ। क्या बात है। सेशन ही यहीं से शुरू करता हूँ कि आई लव यू। गया, लोग नमस्ते करते हैं, मैं साथ जाके सीधे बोलता हूँ आई लव यू। बहुत सारे लोगों को आई लव यू टू कहने में दिक्कत होती है, उसमें कई बेचारी बालिकाएं होती हैं, कई बुजुर्ग, तो उनको लगता है कि यार ये आई लव यू बोल रहा है। फिर मैं जाता हूँ उनके पास नज़दीक, जिनने आई लव यू नहीं बोला, तो मैंने कहा तुम मुझे एक भाई के रूप में प्यार नहीं कर सकती। क्या बात है। तुम मुझे एक बेटे के रूप में प्यार नहीं कर सकती। और वो जो पूरा हाल होता है उसको 15 मिनट में मैं सबके मुंह से आई लव यू कहलवा लेता हूँ। और आज भी मुझे 60 साल, 70 साल, 55 साल, 45 साल की महिलाएं जब मुझसे बात करती हैं तो आई लव यू ही बोलती हैं। आप कभी मेरे साथ चलना, माने सतना शहर में नहीं, सतना शहर के महाराष्ट्र चलिए आप कभी इधर भोपाल की तरफ यात्रा करिए, राजस्थान, गुजरात, बोलती हैं बहुत खुलेआम, ऐसे सामने आई लव यू बोलती। आपकी कलम का खौफ तो सारे जग में है जी, लेकिन मैंने सुना आप अपनी पत्नी से डरते हैं। देखिए, दुनिया में अपनी पत्नी से, वो एक कंडक्टर एक बात कहा करता है, आप किसी कंडक्टर से मिलिए तो वो ये कहता है कि अगर हमको उस रोड पे एक बार जाना हो तो हम किसी को भी गाड़ी चढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन रोज रोज उसी रास्ते में जाना है तो आप गुंडाई नहीं कर सकते। तो क्या है, जिस मैंने वैसे भी अर्धांगिनी कहा गया है, सहचरी कहा गया है। तो क्या होता है कि आदमी को अगर उस महिला को ये खुशफहमी हो जाए कि मेरा पति मुझसे डरता है ना, तो ज़िंदगी बड़े आराम से कट जाती है। वैसे कहते हैं हर पुरुष की तरक्की के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इसमें हमारी भाभी श्री का कितना हाथ है? भाभी श्री का इतना हाथ है कि उनका सपोर्ट इतना रहा मेरे जीवन में कि उन्हें कभी भी मेरे किसी काम पे उंगली नहीं उठाई। मैं ये देखता हूँ कि तमाम महिलाएं होती हैं 7 बजे से फ़ोन करना शुरू कर देती हैं, कहाँ हो, क्या खाओगे, कैसे करोगे, क्या। मैं 2 बजे रात घर जाऊँ, उन्हें कभी ये फ़ोन करके नहीं कहा कि 2 बजे क्यों आ रहे हो, 3 बजे क्यों आ रहे हो, 5 दिन भोपाल क्यों रहोगे, 13। मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि मैं एक बार इलाहाबाद से बनारस गया। बनारस यूनिवर्सिटी में मेरा मोटिवेशनल प्रोग्राम था और एक इलाहाबाद के आलोक श्रीवास्तव जी थे, वो मेरे साथ गए। BHU में था। BHU में था। और वो जो हमारे साथ गए थे प्रोग्राम कंडक्ट कराने, आलोक श्रीवास्तव जी, वो कैट के रजिस्ट्रार थे। और BHU में उनके जीजा जी जो थे वो सांख्यिकी के प्रोफेसर थे। तो वहाँ मेरा एक सेमिनार था, तो रास्ते में उनकी पत्नी के कई बार फ़ोन आए, लौटते वक्त भी। तो उन्होंने मुझसे बात की कि सर आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि तो भाभी जी से पटती नहीं की? मैंने कहा मतलब समझा नहीं, सवाल के पीछे का मकसद क्या है? उन्होंने कहा हम आपके साथ 2-3 दिन से हैं लेकिन भाभी जी का कभी फ़ोन नहीं आया। तो मैंने कहा जब मेरी नई शादी हुई तो मैं एक बार दिल्ली गया, तो उन्होंने पूछा खाना खा लिया है? तो मैंने कहा नहीं खाया है। तो खिलाओगी क्या? ज़िंदगी में बेवजह न टेंशन लीजिए न टेंशन दीजिए। भाई मैं बाहर हूँ तो भूखे तो रहूँगा नहीं। अच्छा चलो ठीक है, पत्नी है, उसको लगता है कि हमारे पति ने खाया नहीं खाया, उसकी चिंता जायज़ है, लेकिन आप वो चिंता करो जो जायज़ हो। बेवजह की चिंता करने का कोई मतलब नहीं होता कि मैं दिल्ली में हूँ, नहीं भी खाया हूँ तो आप खिला नहीं सकते और मैं भूखे पेट रह नहीं सकता। तो इस तरीके की चिंताएं जो हैं, तो मैं आम लोगों की ज़िंदगी में देखता हूँ कि जहाँ चिंता करनी चाहिए वहाँ चिंता नहीं करते, बेवजह की चिंता
कि खाया कि नहीं खाया। अरे भैया, आदमी काम करने निकला है तो भूखे पेट तो कितने दिन रहेगा? एक दिन, एक टाइम खाना तो खाएगा ही। तो इस तरीके के बेवजह सवालों को ले करके या बेवजह सवालों से अपनी ज़िंदगी को, तुम भी, हम तो, एक आदमी होता है ना कि जब वो पति आ जाए फिर पति खा ले फिर पत्नी। भैया ऐसा है, जब तुम्हें भूख लगती तुम खा लो, जब हमें लगेगी हमें लगेगी हम खा लेंगे। केशव जी, आज आपका जन्मदिन है जी। और आज आपको अगर किसी एक व्यक्ति की जीवन में कमी खलती होगी तो निश्चित तौर पे आपके पिता तुल्य बड़े भाई सुधीर जी की आज आपको निश्चित याद आई होगी। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आज आप? मैं जानता हूँ ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, लेकिन आज आपके जन्मदिन पर उन्हें याद करना, मुझे ऐसा लगा कि उन्हें याद करना ज़रूरी था। और आज उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया तो शायद उन्होंने कहीं स्वर्ग से आपको याद करके और मेरे मुख से आपको आशीर्वाद प्रेषित किया होगा। उनके बारे और उनके व्यक्तित्व पे आपसे 2 लाइनें ज़रूर सुनना चाहूँगा। उनकी सीख क्या थी जो जीवन में आपको सबसे बड़ी सीख मिली? 93 में पिताजी की डेथ हो गई और आप भावुक हो रहे हैं। कोई इशू नहीं था, चाहते तो अलग हो जाते, लेकिन उनने जो है वो एक पिता की तरह प्यार दिया। और उनकी 2 चीज़ अपने को दिमाग से, एक बार क्या हुआ कि कुछ चंदा मांगने लोग आए दुर्गा जी की पूजा में, तो मैं सामने पड़ गया। तो मैंने कहा, क्या यार तुम लोग दुर्गा जी के चंदा मांगते हो, फिर वहीं बैठ के दुर्गा जी के पीछे बैठ के दारू पीते हो। वो लोग चले गए। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि जो काम वो करते हैं तुमको भी हम जितना चंदा मांगो उतना चंदा दिला देंगे, 9 दिन तुम करोगे? उनका नहीं करेंगे। कहें अगर वो दारू पी करके भी हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर। दारू पीकर भी हमारी संस्कृति को जीवित तो रखे हुए हैं। गली गली चंदा मांगते हैं, दुर्गा जी को रखते हैं। उनका पूरा जीवन करीब करीब समाज सेवा में ही गुजरा। मैंने वो जहाँ भी रहे तो करीब करीब मैंने सिर्फ समाज की ही चिंता करते हुए, वो बीमार भी थे, डायबिटीज़ थी, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता नहीं। घर से निकलते तो कहीं 11 बजे लौटे, कहीं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। तो मतलब उनने जो भी अपनी ज़िंदगी का एक उद्देश्य समझा वो समाज और देश को ही। आपके जन्म दिवस पर मैं उन्हें भी नमन करता हूं। और केशव जी, आज आपने इतना कीमती समय दिया, व्यस्त समय से, शेड्यूल से। उनके साथ है बड़ा ये, जब मैं लिखता था तो वो भी समाज से जुड़े होते थे, तो लोग उनसे कहते थे कि आपके भाई ने लिखा, आप उससे बात करिए। तो उन्होंने कहा कि यार बात तो ठीक कह रहे हो, करें, लेकिन कब करें? हमारी तो महीनों मुलाकात नहीं होती। तो लोगों को भरोसा नहीं होता था कि एक छत के नीचे रहते हैं, कैसे मुलाकात नहीं। तो फिर वो बताते थे कि वो 2 बजे रात आता है तो मैं सोता रहता हूँ और मैं 10 बजे निकल जाता हूँ, 11 बजे उठता है, तो मुलाकात जल्दी होती नहीं। तो ये बात सच थी कि एक छत के नीचे रह करके भी हमारी उनकी मुलाकात नहीं होती थी। बहुत कुछ ऐसा, और हमारे काम में उन्होंने कभी दखल भी नहीं डाला कि तुम क्या लिख रहे हो। पूर्ण स्वतंत्रता दी। पूर्ण स्वतंत्रता दी। और जब मेरे नाम की चर्चा होती थी तो यही चर्चा होती थी कि यार उनने ऐसा लिख दिया, वैसा लिख दिया। ये कहीं किसी ने आज तक उनसे नहीं कहा कि यार हमने किसी से एक खबर लिखने के लिए धौंस दी या डराया या पैसे मांगे। ना उन्होंने कभी किसी की खबर का खंडन मंडन करने के लिए भी आपको कहा? नहीं कहा। और एक आध बार कोई ऐसी बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऐसा, तो हमने कहा कि देखिए ऐसा है, आप ये कहिए कि। उनने भी कहा कि भाई हमारा अलग क्षेत्र है, उसका अलग क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, मैं अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हूँ। तो उनकी तरफ से हमें कभी कोई दबाव नहीं आया। और आज आपके, मैं मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उसमें उनका मार्गदर्शन, उनका संबल, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद। केशव जी, आज आपने हमारे इस मंच पे जिस सीट पे सदैव आप बैठ के लोगों का साक्षात करते देते थे, ये अभूतपूर्व अवसर आपने मुझे प्रदान किया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। समय की एक लिमिटेशन होती है। मैं विशाल खबर के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज हमारे कार्यकारी संपादक श्री केशव तिवारी जी का जन्मदिन है। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और कमेंट में हैप्पी बर्थडे टू केशव तिवारी अवश्य लिखें। और अंत की 2 लाइनें सतना शहर वासियों के लिए आपका क्या संदेश होगा केशव जी? उसी के साथ वाणी को विराम देंगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सतना शहर के लोगों की जो मुझे एक कमी समझ में आती है
कि सतना शहर के लोग अन्याय और अपराध को सहने के आदी लगते हैं। माने जो विरोध, एक जायज़ विरोध एक आम आदमी के नाते सत्ता और सरकार के सामने लोगों को रखना चाहिए, वो नहीं है इस शहर के अंदर। मतलब जिंदा होकर के भी जुल्म सहने की जो आदत है, तो इस आदत को लोगों को छोड़ना चाहिए। छोटे छोटे मामलों में विवाद कर लेंगे, लेकिन बड़े से बड़े मुद्दे पर शांति और विरोध न करना, उसको नियत ही मान लेना कि अरे ये तो हमारे भाग्य में ही लिखा। हाँ, कि अब आपके सामने सड़क बन रही है, अब ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? तो आपको बोलना चाहिए कि भाई जरा तरीके से निर्माण करो, इस काम सिर्फ इंजीनियर बस का नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा। अब आपने नहीं बोला तो 5 दिन बाद उस सड़क में गड्ढा होना ही है, फिर आपने उसको किस्मत में मान लिया कि हमारी किस्मत में तो गड्ढा लिखा ही है। तो ये जो चीज़ें हैं, दुष्यंत कवि की एक कविता याद है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर गली हर, ऐसा कुछ लाइनें थीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, पर ये हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ केशव जी आज की वाणी को विराम देते हैं। और दोस्तों, केशव जी जो समाज के कुरीतियों को उजागर करते हैं, हर कोई कलम लेकर लिख नहीं सकता, हर कोई चैनल में आके वीडियो नहीं बना सकता, पर केशव जी का आप अगर वास्तव में साथ देना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि केशव जी वाकई समाज के लिए कोई सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तो आप कम से कम इस वीडियो को शेयर करके और लाइक करके एक ऐसे मूर्धन्य पत्रकार का, बुद्धिजीवी पत्रकार का, झगड़ालू पत्रकार का, जो समाज के लिए और आपके लिए झगड़ता है, इनके वीडियो को शेयर करके इनके चैनल को आप मजबूत कर सकते हैं और इनकी आवाज़ को आप बुलंद कर सकते हैं। विशाल खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।